नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की शिक्षा मनोविज्ञान आरबीएससी बोर्ड की। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। पहला पार्ट जो है वो बुद्धि का है और बुद्धि आपके रीट में टॉपिक है। रीट हो चाहे सीटेट हो चाहे और एग्ज़ाम हो, सभी में बुद्धि वाला टॉपिक है। ठीक है, तो देखो बुद्धि के बारे में हमने शुरुआत की थी। कुछ चीज़ें निश्चित रूप से आपको यहाँ नहीं भी मिलेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये पुस्तक ज़रूरी भी है। कक्षा 12 का विद्यार्थी मनोविज्ञान में क्या पढ़ता है एक विशेष विषय के रूप में, वो भी आपको मालूम चलेगा। तो हमने पढ़ा था कि बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, केवल एक योग्यता नहीं है, कई योग्यताएं हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा कि बुद्धि में एक सूझ भी होती है, उसी को बुद्धि बोलते हैं। यानी कोई समस्या है, उसका समाधान आपके दिमाग में आया, कहते हैं ना आइडिया, तो वो एक सूझ। और एक उद्देश्यपूर्ण कार्य जो है वो बुद्धि में शामिल होते हैं कि किसी कार्य का हम टारगेट लेके, उद्देश्य लेके काम करते हैं। बुद्धि एक समायोजन भी है। हम समायोजन करते हैं चीज़ों के साथ, परिस्थितियों के साथ, अनुकूलन करते हैं, ढलते हैं हम वातावरण के अनुसार, तो वो भी एक बुद्धि का ही नतीजा है, यानी उसकी बुद्धि हम श्रेष्ठ मानेंगे। विवेकशील चिंतन, ये भी एक बुद्धि का है कि वह सही गलत इत्यादि का चिंतन करते हुए निर्णय लेता है। तर्क के साथ चिंतन करता है, रेशनल। ठीक है, केवल अंधविश्वासी नहीं, रेशनल। और अमूर्त चिंतन, कल्पना शक्ति, वो सब विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, युक्ति संगत, ये सारी चीज़ें बुद्धि में आती है। और मुश्किल कार्यों को भी समझकर और सूझबूझ के साथ में पूर्ण करना, ये भी कुशल बुद्धि का प्रतीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें जैसे थ्रस्टन है, यानी अब बुद्धि कोई एक तत्व है नहीं, एक से अधिक कारक है, एक से अधिक क्षमताएं हैं, केवल एक ही प्रकार की योग्यता नहीं है। तो थर्स्टन ने बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं बताई, थर्स्टन। ठीक है, गिलफोर्ड ने बुद्धि की कुल 150 क्षमताएं बताई, बाद में उसने बढ़ाकर 180 कर दी थी। थर्स्टन ने इस क्षमताओं को प्रधान मानसिक क्षमताएं कहा है। भारतीय परंपरा की हम बात करें तो यहाँ पे बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी कहा गया है। शब्द को ध्यान रखा, समाकलित यानी समान रूप से आकलित, आकलन की हुई समान रूप से, जिसमें समाज और वैश्विक पर्यावरण में, यानी हम समाज के साथ, वातावरण के साथ, पूरी पृथ्वी के साथ, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक पर्यावरण में समायोजन करने के संदर्भ में आपकी योग्यता क्या है, तो आप कितना समायोजन कर पाते हैं, ये भी आपकी बुद्धि को तय करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान, यानी जो नॉलेज फैक्ट वाला, और असंज्ञानात्मक, दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के समाकलन पर बल दिया गया है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत आती है। पहली संज्ञानात्मक, यानी कॉग्निटिव। संज्ञान का मतलब जैसे चीज़ों का ज्ञान होना, ठीक है, तो सोच समझ होना, विभेदन क्षमता, अंतर करना, फर्क महसूस करना, ये वो किताबी ज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब जैसे कई होते हैं कि अपनी बात कहते हैं तो सीधे आप तक पहुंचती है, तो वो प्रभावी संप्रेषण है। अच्छा वक्ता और सटीक बात कहें वो। सामाजिक क्षमता, सामाजिक जो है समाज के साथ में आपकी घुलना मिलना, सामाजिक व्यवस्था, उनके जो समाज के जो नियम है उनका सम्मान करना, सामाजिक समरसता रखना, प्रेम भाव रखना, और परामर्श, चिंतन, समाज से जुड़ी हुई चीज़ें भी बुद्धि में आ जाती है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक है, ज़्यादा उसमें सामाजिक समरसता फैलाता है, उसे हम बुद्धिमान मानेंगे। जो समाज में विद्वेष फैलाता है उसे हम बुद्धिमान नहीं कह सकते। ऐसे ही जिसके पास ज्ञान है वो भी संज्ञानात्मक योग्यता, बुद्धिमान हम मानेंगे। उसके अलावा सांवेगिक क्षमता, इमोशनल, ये भी है, यानी भारतीय परंपरा के अनुसार संवेग परिपक्वता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अपने संवेगों पर नियंत्रण है, चाहे क्रोध हो, चाहे अत्यधिक खुशी हो, चाहे अत्यधिक उत्साह हो, चाहे कम हो, तो उन चीज़ों पर नियंत्रण और परिपक्वता को दर्शाना, आत्म मूल्यांकन, शिष्टता, अच्छा आचरण, ये संवेग। जैसे अच्छा आचरण का मतलब आप मान लीजिए परेशान है, फिर भी आप जो है अपनी परेशानी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी से मिलें, उसको आपने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया। कई बार व्यक्ति क्या, थोड़ा सा प्रेशर आया, गुस्से में आया और अगले पे झाड़ देता है, दिखा देता है, तो वो सांवेगिक रूप से बैलेंस्ड नहीं मानेंगे हम उसको। सांवेगिक क्षमता में वो कमज़ोर है। तो संवेग की परिपक्वता हो,
नियंत्रण हो, आत्म मूल्यांकन भी हो कि क्या मैंने जो किया वो सही था, ठीक है, और अच्छा आचरण हो। ये चीज़ें भी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बात बात पे गुस्सा कर जाता, बहुत ज्ञानी है मगर चिड़चिड़ा है, ठीक है, आत्म नियंत्रण नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आप उसे बुद्धिमान नहीं कह पाएंगे, यानी आप उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में। तो भारतीय परंपरा के अनुसार चौथी है विशेषता उद्यमी क्षमता, यानी कि वह वर्कर हो, अच्छा कर्म ही पूजा है, कर्म की ही वैल्यू है। प्रतिबद्धता हो, प्रतिबद्ध का मतलब जो कार्य करने का कहा उसके प्रति वो दृढ़ रहे, कि किसी भी कार्य के प्रति समयबद्ध हो, पूर्णता उसको करें, जो बात कह दी उसको करके दिखाएं, वो प्रतिबद्धता होती है। कठिन परिश्रमी हो, धैर्यशील हो, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार हो। तो ये सब चीज़ें भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि के लक्षण माने गए हैं, बुद्धि की योग्यताएं मानी गई है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, ठीक है, आगे जाकर हम वही मूर्त अमूर्त सामाजिक उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो सामाजिक, उसके अलावा सांवेगिक और उद्यमी क्षमता। अब जो मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान में जो प्रसिद्ध थार्नडाइक वगैरह, उन सब के हम देखते हैं कि उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं। तो E.N. थार्नडाइक है, आप जानते ही हैं, बिल्ली के डाई की थी, हमने ट्रिक बना रखी थी, कक्षा 11 की मनोविज्ञान पूरी करवा दी है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। 11 घंटे में एक पूरा वीडियो है 11 घंटे का, उसे आप रोज़ आधा आधा 1-1 घंटा देख सकते हैं। अलग अलग भी वीडियो आधे आधे घंटे के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, 20-22 वीडियो, ठीक है। तो थार्नडाइक यानी बिल्ली के डाई की थी, उसमें प्रयास और त्रुटि याद होगा आपको, बिल्ली पर प्रयोग किया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसने बुद्धि के भी 3 प्रकार बताए हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है डाइक, 3 शब्द है ना, डाइक। तो डाइक में क्या है, असम, यानी आसाम से डाई मंगाई है। हालांकि बहुत वैसे सिंपल ही है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, यानी 3 प्रकार की बुद्धि होती है लोगों में। किसी किसी में तीनों ही पाई जाती है, किसी में 1 अधिक पाई जाती है, 2 कम पाई जाती है, इस तरह से जो है बैलेंस होता है। सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या है, ठीक है। तो थार्नडाइक के अनुसार ये वह सामान्य मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है, यानी दूसरे लोगों की समझने की क्षमता। ये ज़्यादातर आप लोग देखना नेता लोग होते हैं, या जो कुशल व्यापारी या वो लोग होते हैं, ग्राहक के व्यवहार को समझते हैं, नेता जनता के व्यवहार को समझते हैं। तो उनको समझना और उनके साथ कुशलता से व्यवहार करना, ये आपकी सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, उनकी दोस्ती, नातेदारी, रिश्तेदारी, ठीक है, जान पहचान, प्रतिष्ठा, तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो सामाजिक बुद्धि मानी जाएगी। यानी ऐसी किसी व्यक्ति में कैपेसिटी आप देखते हो तो आप मानना कि इसकी सामाजिक बुद्धि जो है वो ज़्यादा विकसित है। कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, तो हम उनकी पहचान करके उस प्रकार की जो बुद्धि है उसका विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, यानी जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करना, जो चीज़ें मौजूद है उनके बारे में, जो सामने मौजूद है। तो इसमें ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से करता है। इस तरह की बुद्धि का उपयोग व्यापार में, व्यवसाय में किया जाता है। इसे यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे हाँ, आपने भी ऊपर व्यापारी का नाम लिया। देखिए, दुकानदार जो है उसमें बहुत सारे ग्राहक आते हैं। दुकानदार चिड़चिड़ा है, ग्राहक उसके पास नहीं आएंगे। दुकानदार ग्राहक की मनोदशा को समझता है तो उसकी सामाजिक बुद्धि भी मानी जाएगी वो। और मूर्त बुद्धि व्यापारी, व्यवसायी, या जैसे मान लीजिए हम इसको यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत कुशल ड्राइवर है, गाड़ी का, बाइक का, ठीक है, ड्राइवर है, अच्छा मैकेनिक है, अच्छा, तो वो एक प्रकार से क्या करता है, उसके पुर्जे हैं उनको सोचता है, उनको सही जगह फिट करना, कोई नया प्रयोग करना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें मूर्त बुद्धि में आ जाती है। आपके पास जो मौजूद चीज़ है, मान लीजिए माउस का मैं उदाहरण देता हूँ, आप इसके बारे में सोचने के कैसे चल रहा है ये, यानी यांत्रिकों ने सोचा होगा ना कि पहले ये वायर से आता था, फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा सिस्टम सेट करें कि वायर भी ख़त्म हो जाए और वायरलेस। तो सोचा उन्होंने इसके बारे में, तभी तो तकनीक आई। तो वो मूर्त बुद्धि का कमाल है। अब वहाँ कुछ अमूर्त बुद्धि भी होती है, उसमें वह कल्पना करता है। जैसे मान लीजिए किसने कल्पना भी तो की होगी
कि माउस भी हो ऐसा कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। तो अब है अमूर्त बुद्धि। तो तीन, इनमें कोई ज़्यादा विरोध नहीं है कि एक व्यक्ति में एक है तो दूसरी बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अमूर्त बुद्धि यानी प्रकार है, ये बुद्धि के एक तरह से मोटे प्रकार है। तो अमूर्त बुद्धि यानी कुछ लोगों में ये ज़्यादा होती है, किस में ये ज़्यादा होती है। तो ये एक मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? मानसिक क्षमता ही तो है, जिसमें व्यक्ति गणितीय योग्यता, शाब्दिक संकेत, चिन्ह उनको समझना, उनकी उचित व्याख्या करना। अधिक अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति सफल कलाकार, चित्रकार, गणितज्ञ इस प्रकार से होते हैं, वैज्ञानिक। तो कलाकार है, मान लीजिए एक फिल्म बनती है, आपने 16 फिल्म देखी होगी, बहुत सारी फिल्में देखी होगी। आप सोचिए कि वो किस तरह से साल भर एक काल्पनिक जीवन, 6 महीने साल भर लगाते हैं, कहानी लिखते हैं, काल्पनिक एक्टिंग करते हैं और आपको लगता है कि रियल है। तो उनकी कलाई तो है। मुंशी प्रेमचंद की आप रचनाएं पढ़ो, आपको लगेगा कि आप उसको जी रहे हैं, उस उपन्यास, उस कहानी में आप मौजूद, आपको ऐसा लगता है। इस प्रकार का लाइव उसका चित्रण किया हुआ है। तो चित्रण जो है वो, तो ये सब उनमें कैसी बुद्धि है? उनमें अमूर्त बुद्धि जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यानी आसाम से डाई मंगवाई, डाइक, थार्न डाइक, 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या है? सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि भाई बुद्धि क्या है। कोई बहुत सारे तत्व है, कोई एक तत्व है। तो आइए, तो आपके क्लियर हो गया कि एक तत्व नहीं है, एक क्षमता नहीं है, कई क्षमताओं का मिला जुला जटिल रूप है बुद्धि। तो इस श्रेणी में वो मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों की व्याख्या की है। इन कारकों को ज्ञात करने के लिए विशेष सांख्यिकी विधि कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर होते हैं ना, कि भाई कोई क्रांति हुई तो उसके कई कारण थे। ठीक है, एक कारण नहीं था, 18 सिद्धांत की क्रांति, तो कारण, फैक्टर, कारक या कारण। तो ऐसे बुद्धि के भी कई कारण या कारक होते हैं। एक श्रेणी में 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह, एक तो पिंड के अनुसार बुद्धि के एक सामान्य और संगठित क्षमता से समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरा समूह है विभाजक है, जिसके अनुसार बुद्धि वह योग है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाले बहुत सारी पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित है। चलो हम इसको समझते हैं पूरा। तो 2 समूह है। एक तो है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत। देखो, मनोविज्ञान के हिसाब से थार्नडाइक का नाम भी आता है, उसमें भी बहु नाम आएगा, मगर थार्नडाइक जो है, थार्नडाइक का ध्यान रखना, बहुकारक नहीं है, बहु तत्व है। अब ये क्या है? परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। परीक्षाओं में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन बनाना आसान है और वो क्वेश्चन ज़्यादातर देते हैं, उसमें गलती होने की संभावना कम है। और विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए एक तो मल्टी फैक्टर नाम दे दिया, ठीक है, बहुकारक, और एक बहुतत्व है। ठीक है, तो वहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो और गलत कर आए। पेपर बनाने वाला तो ये चाहता है। रीट में क्या होता है? बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, प्रश्न भी बड़ा, उत्तर भी बड़े बड़े। कई बार तुक्का लगाते तो कहते हैं कि बड़े वाले को लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है, परंतु वो एक अलग चीज़ें हैं। अब मनोविज्ञान की अगर थोड़ी समझ विकसित होगी ना, तो ज़्यादा संभावना बनेगी जो बड़े प्रश्न हैं, समझ वाले, कॉन्सेप्ट वाले, वो सही होंगे। फैक्ट वाले हैं, उनको थोड़ा रटना होता है, ट्रिक्सें करना या बार बार रिवीजन करना होता है। तो गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, केटल का भी सिद्धांत है और गार्डनर का बहु बुद्धि सिद्धांत है। तो केवल बहु नाम देख के आप जो है टिक मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो बहु नाराज हो जाएगी। चलो अब हम देखते हैं स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। अब देखो, आप एक ट्रिक मैंने इसकी बना रखी है कि सामान्यतः आप घर पे जैसे कंप्यूटर या कुछ होता है, डीवी, वो क्या, डेक वगैरह, डीजे वगैरह, तो 2 स्पीकर घरों में रखते हैं। ये कल्पना कीजिए, ये कंप्यूटर है, ठीक है, और ये साइड में 2 स्पीकर है। ठीक है, तो स्पीकर कितना? 2। फिर क्या हुआ कि नहीं, 2 से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, तो कहा एक और ले आओ। तो एक स्पीकर और ले आए, एक क्वालिटी का जोड़ दिया। फिर उस स्पीकर से आगे इधर वाले स्पीकर से जोड़ा, आगे से आगे 3, 4, 5 कितने जोड़ दो। तो ये एक ट्रिक है, यानी उसने बताया कि बुद्धि में एक तो होता है जनरल तत्व है जो कि सब में पाया जाता है,
सामान्य योग्यताएं थोड़ी बहुत सभी में होती हैं। अब खाना खाना, करना, कोई काम करना, अटर बटर, ठीक है, जो भी। एक होती है स्पेशल योग्यता। स्पेशल योग्यता किसी किसी में होती है और उसको विकसित की जा सकती है ट्रेनिंग देके, जैसे कमांडो बनाया जाता है ट्रेनिंग देके। आज जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे पत्रकारिता के हो, एक्टिंग के हो, और हो मैनेजमेंट के हो, टेक्निकल के हो, ट्रेनिंग देकर व्यक्ति में वो बुद्धि विकसित कर दी जाती है, तो वो होती है स्पेशल बुद्धि। अब वो आप में एक प्रकार की भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप नवजोत सिंह सिद्धू को देखते हैं, ठीक है, वो कॉमेडियन भी है, कॉमेडी हालांकि खुद नहीं करते, हंसते हैं वो, बाकी राजनेता भी है, क्रिकेटर भी है, बहुमुखी। तो कई लोगों में कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। लियोनार्डो दा विंची इतिहास में आता है, इटली के, मल्टी जो है ना बुद्धि वाले थे वो, मल्टी टैलेंट, ठीक है। तो स्पेशल जो है वो उनमें कई प्रकार के भी हो सकते हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, ठीक है। अब है स्पीयरमैन का सिद्धांत, आपके वैसे तो समझ में आ गया होगा, 1904 में दिया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और बताया कि बुद्धि की संरचना में दो कारक है। एक तो होता है सामान्य कारक, जनरल फैक्टर, जो कि सभी में होते हैं, ठीक है। हालांकि व्यक्ति जनरल बुद्धि से भी काम करता है। मान लीजिए आपने साइकिल चलाई, ठीक है, फिर आप बाइक चला रहे हैं, तो जनरल बुद्धि आप में आएगी कि हैंडल सीधा रखना है, ठीक है, और सामने देखना है, वगैरह वगैरह। और एक होता है स्पेशल फैक्टर। अब जैसे सर्कस वाले हैं, वो क्या करते हैं, बाइक को मौत के कुएं में भी चला देते हैं, जबकि आम आदमी नहीं चला सकता, तो वो स्पेशल फैक्टर हो गया। तो वो विशिष्ट कारक है, वो उसने ट्रेनिंग से विकसित किया है, प्रैक्टिस कर करके। तो स्पीयरमैन का मानना था कि हर व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता होती है, और वो भी भिन्न भिन्न होती है। किसी में सामान्य क्षमता बहुत अच्छी, किसी में कम। लोग खाना भी खाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से खाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीका होता है। तो जिन्हें कारक कहते हैं, तो इसने पहले तो द्वितत्व दिया, फिर उसने बढ़ा दिया, त्रितत्व दे दिया इसने, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इंग्लिश वाले वर्ड भी आप ध्यान रखना, टू फैक्टर, ठीक है, टू फैक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, त्रितत्व। अब इसी कारण जी जो है जनरल है, उसको मानसिक ऊर्जा नाम दिया, जनरल तत्व है जो सभी में होता है। स्पेशल भी जो है सभी में होता है, मगर किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ का तो स्पेशल होता ही है। तो इसने जन्मजात माना है। ये जो जनरल तत्व है ना, ये जन्मजात होता है, यानी आपको आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है। तभी आप देखते हैं कि कई लोग जन्मजाति कलाकार होते हैं। कलाकार का मतलब जैसे उसके पिताजी दादाजी थे, उसी तरह से वो भी उस चीज़ में फिट होते हैं एकदम, कि अपन देखते हैं वास्तव में एकदम बिल्कुल इनको तो वंशानुगति मिला हुआ है, चाहे वो कोई काम धंधे में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे किसी कला में हो। दूसरे तरफ स्पीयरमैन का यह भी मानना था कि कुछ मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उन्हें करने के लिए व्यक्ति में विशिष्टता की ज़रूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए हवाई जहाज उड़ानी है, तो अपन ऐसे थोड़ी एक जनरल बुद्धि उड़ा लेंगे, नहीं। तो जिन्हें एस कारक कहा गया है, एस कारक की मात्रा भिन्न कार्यों में भिन्न होती है, और इस प्रकार एक प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक को प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। अब मान लीजिए जो कमांडो होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो स्पीयरमैन के इस सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि किसी बौद्धिक कार्य में जी और एस कारक दोनों ही सम्मिलित होते हैं, और जी कारक का महत्व अधिक है। और जी क्या है, अपने को वंशानुगत मिला है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, एस को हम बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग करके। गिलफोर्ड का बुद्धि रचना सिद्धांत, तो स्पीयरमैन का द्वितत्व, फिर त्रितत्व, टू और फिर थ्री फैक्टर, जी और एस, फिर एस में अलग अलग, ठीक है। अब है गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड जैसे फोर्ड कंपनी है गाड़ी की, ठीक है, उसके बहुत सारे मॉडल आते हैं और उसके बहुत सारे जो है उसके कई ब्रांड है, उसके सैकड़ों में अलग अलग मॉडल। मान लीजिए आप फोर्ड नाम सुना है, तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा तत्व दिए हैं। गिलफोर्ड 150 जो है ना वो इसने तत्व बताए हैं, फिर इसने 180 जो है वो कर दिए थे। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि को त्रिआयामी 3D जो है वो बताया है, 3 आयामी। 3 आयाम का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप फोटो वगैरह देखते हैं कोई, तो उसमें आपको केवल एक सामने की चीज़ दिखाई देती है, वो एक आयाम है।
2 आयाम में आपको उसको दूसरा हिस्सा भी दिखाई दिया, और तीसरे आयाम में आपको उसका तीसरा हिस्सा, यानी उसको अपन ने उसको इधर से उधर से 3D, जैसे ऐसा लगता है ना कि लाइव है कोई चीज़, रियल है, हम उसको रियल देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मछली की फोटो है, उसको इस तरह से उभार देके बनाए कि आपको लगता है कि असली है कि नकली है, पता ही नहीं चल पाता, वो त्रिआयामी है। जैसे आप इस बॉक्स को देख सकते हैं, ये मैंने तैयार किया है, तो ये त्रिआयामी है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ। तो ऐसे ही त्रिआयामी किसे कहते हैं, 3D आपको समझाने के लिए। और कुछ फिल्में भी आपने कहीं काम पड़ा होगा, सिनेमा हॉल में एक चश्मा लगा के अलग देते हैं वो, फिर वो फिल्म देखी जाती है, ठीक है। तो मेरे तो पहले से लगा हुआ है, पर ये 3D वाला नहीं है। तो उससे क्या है कि वो पता लग जाता है, यानी आपको ऐसा फील होता है कि आप उस फिल्म में शामिल हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे खुद उसके अंदर है, ऐसे जी रहे हैं। तो इसने 3 आयाम बताए हैं इसके, एक है संक्रिया, एक है विषय वस्तु और एक है उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, तो संक्रिया से आप कंफ्यूज होते हैं, केवल क्रिया कहते हैं, आप समझ जाएंगे। तो ऑपरेशन, क्रिया, ये सम शब्द है ना, समान रूप से क्रिया। विषय वस्तु, कंटेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या मैटर है, माजरा क्या है गिलफोर्ड का। तो एक है संक्रिया, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को संक्रिया कहते हैं, ठीक है। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 6 भाग है, यानी हम कोई भी क्रिया करते हैं ना, तो उसमें हम 6 चीज़ें काम में लेते हैं। एक तो मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ मेरी टीचिंग का मूल्यांकन भी कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है वो अपने आप, तो अच्छा लगता है, तो विद्यार्थी लाइक करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि आप हमें ये सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, ताकि आप पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे सीधा समझ में आ जाता है। कुछ विद्यार्थियों को पसंद नहीं आता कि हम टाइम खराब कर रहे हैं फालतू में, वो स्किप कर जाते हैं। कुछ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो डिसलाइक करते हैं, कोई ईर्ष्यावश या नाराजगी से, या कोई पूर्व में कोई मैटर रह गया होगा, क्या पता, जो भी है। आप, मैंने उदाहरण दिया है कि मूल्यांकन भी जो है वो होता रहता है। अभिसारी चिंतन, हम चिंतन करते हैं ना, तो अभिसारी और अपसारी 2 प्रकार का चिंतन करते हैं। जैसे एक तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, ऐसे वैसे बहुत सारी उसके चारों तरफ उसका विचार किया, वो है अपसारी, ठीक है। अपसारी मतलब फैला, जैसे एक पहाड़ी है, उसके ऊपर से जैसे मान लीजिए उस पर पानी गिराया, तो वो चारों दिशाओं में इधर उधर 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 जाएगा, फैलना हो गया, अपसारी। अभिसारी, ठीक है, ये डाइवर्जन और ये कन्वर्जेंट, यानी आपने वापस सभी चीज़ों को एक जगह इंक्लूड किया और सार निकाला, वो अभिसारी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी वीडियो देखे कि अब 20 रीड के अब 80 दिन मिल गए, तो क्या करें, 5-7 वीडियो देखे, वो आपने अपसारी चिंतन किया, फिर आपने अपने हिसाब से एक निष्कर्ष निकाला कि मुझे तो भाई ये करना है, तो वो आपका हो गया अभिसारी। स्मृति धारण, चीज़ों को समझना, याद करना, ठीक है। और स्मृति अभिलेख, मेमोरी रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। स्मृति धारण, उसको ध्यान देना, फिर उसको रिपीट दिमाग में बिठाना खास चीज़ को, और संज्ञान, उस ज्ञान को प्रस्तुत करना, रखना। तो ये एक प्रोसेस है संक्रिया, यानी ये बुद्धि ही है, और बुद्धि का एक काम तो ये है, ये किसी में फास्ट होता है, किसी में धीरे होता है। आप देखते हैं ना, कई बड़े सुपर फास्ट होते हैं। अब सुपर फास्ट से याद आया कि आप लोग फटाफट रिवीजन कर सको, इसलिए 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की किताब, राजस्थान अध्ययन की किताब, हिंदी बोर्ड वाली किताब वो गुलाबी कलर वाली, उसके अलावा मनोविज्ञान के पेपर, ठीक है, भाषा संस्कृत के, अंग्रेजी के और हिंदी के पेपर। इस प्रकार से हमने करीब 50+ पेपर का एक सेट तैयार किया है। एक सेट नहीं, वो मतलब अलग अलग पेपर है, वो आपको टाइम टेबल के अनुसार मिलेंगे। फिर जो पेपर हो जाते हैं हम उनको कंबाइंड करके उनकी एक PDF तैयार करते हैं, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें 1 लाइनर फैक्टर की तरह है वो क्वेश्चन है वो, ठीक है, फैक्ट की तरह। तो वो उसको हमने नाम रखा है अलादीन का चिराग सुपर फास्ट रिवीजन। तो उसमें आप क्या है, उसको 4-5 बार रिवीजन करें एग्जाम तक, और आप आराम से 1 से 2 घंटे में उसका रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको शॉर्ट तैयार किया है। चीज़ें काफ़ी गहरी है। 1-2 सैम्पल पेपर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है। फिर वहाँ कोर्स है, वहाँ आप उसमें पूरी डिटेल पढ़ के उसे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा सब कुछ मैटर, यस गुरु,
आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छा गुरु, डाउनलोड करें यस गुरु। 4-5 MB का ऐप है, लॉगिन कर लेवें, फिर आप कोर्स में देख लेवें। तो सुपर फास्ट माइंड होता है कई लोगों का कि वो तुरंत ये सारी प्रक्रियाएं फटाफट किसी का मूल्यांकन करके देख लेते हैं। ये कई बार हम मूल्यांकन जल्दी में भी कर लेते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अब है विषय वस्तु। तो बुद्धि क्या करती है, कुछ विषय वस्तु भी उसमें होता है। वह क्षेत्र जिनमें एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। अब हम संक्रिया कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए मैंने मेरी वीडियो का उदाहरण दिया, उस पर आप अपनी संक्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। आप कई ये भी सोच रहे हैं कि गुरुजी ने अच्छा उदाहरण दिया, कई ये भी सोच रहे हैं कि गुरुजी ने अपने ऐप का प्रचार कर दिया, कई ये भी सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने कितनी बातें बता दी साथ साथ में उदाहरण देके। अलग अलग आपकी माइंड के अनुसार अलग अलग संक्रियाएं आएंगी, ठीक है। सूचनाओं एकांशों के 5 भाग है। एक तो दृष्टि, देखने से विचार आया, ठीक है, चीज़ों को देखा, फिर सोचा इसको ले लें अपन, ड्रेस देखी, मोबाइल देखा। श्रवण, सुना, वीडियो में दोनों ही चीज़ें हो रही है। वीडियो में मैं खुद साथ में क्यों आता हूँ, साथ में आने में मेरे थोड़ा ये भी है ना, नहीं तो मैं आराम से होम इजी मूड में भी रह सकता हूँ। साथ में आने से आपको फीलिंग आती है क्लास वाली कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप जहाँ समझना है वहाँ आप मेरी ओर देख सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, आई कांटेक्ट, ठीक है। कैमरा तो यहाँ ऊपर है, मीटर नीचे है, मगर आई कांटेक्ट, ठीक है, ये एक साइको है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है जहाँ मीटर यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, तब आप इधर ध्यान दे देते हैं। तो वो श्रवण, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है विषय वस्तु के अनुसार। सांकेतिक, संकेत भी हो जाते हैं कई बार संकेतों में, शाब्दिक और व्यवहार परक। व्यवहार कैसा है, शब्द कैसे काम में ले रहे हैं। अब मैंने फ्राइड को पढ़ा है तो सांकेतिक शब्दावली काम में ली, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उस फ्राइड का मैटर ऐसा था। तो विषय वस्तु, तो बुद्धि में 3 क्रियाएं के आधार पर बुद्धि चलती है। एक तो संक्रिया होती है, फिर विषय वस्तु पर संक्रिया होती है, और उत्पादन, फिर उसके अनुसार अपन रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो परिणाम को, की गई संक्रिया के परिणाम को, यानी विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया के परिणाम को उत्पादन कहते हैं। आपने मेरे वीडियो के ऊपर बहुत सारी प्रक्रियाएं, संक्रियाएं की, विषय वस्तु आपको मिली। अब आपकी धारणा कैसी है? आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया, वो, या आप इतने में स्किप करके चले गए होंगे, पूरा सुना ही नहीं होगा, तो वो अलग अलग जो है वो उसका प्रोडक्ट। तो ये सब बुद्धि की तो प्रक्रिया है। तो गिलफोर्ड के अनुसार परिणाम के 6 भाग इस प्रकार है। तो परिणाम में भी 6 भाग है, यूनिट, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। अब आपको एक टेंशन होगी कि क्या हम इन सब को याद करें? नहीं, मेरे ख्याल से इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर गिलफोर्ड का पूछा जाता है कि किस पर त्रिआयामी किसका है, गिलफोर्ड का है। थोड़ा सा और गहराई से जाएं तो 3 ये पूछे जा सकते हैं कि त्रिआयाम में कौन सा शामिल नहीं है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, और इसमें एक और डाल दिया, प्रयत्न और त्रुटि या कोई अटर बटर, कोई एक्स्ट्रा XYZ जो भी, तो वहाँ आपको पहचान लेना है। और गहराई से पूछा जाए तो ये नीचे वाला प्रश्न जो है वो आ सकता है, और ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। तो गिलफोर्ड के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 विमा, 3 आयामों के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है कि बुद्धि में ये है, बुद्धि में ये है, बुद्धि में ये है, और बुद्धि इस प्रकार से काम करती है। और हर विमा में कई कई कारक है। संक्रिया विमा के 6 कारक है, विषय वस्तु विमा के 5 कारक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और उत्पादन क्रिया के विमा के 6, तो 6, 5, 6, और इनका क्रम भी याद रख ले रहे हैं, क्योंकि क्रम भी हो सकता है पूछना, पहले संक्रिया, फिर उसमें विषय वस्तु बताइए, हालांकि विषय वस्तु वैसे पहले आती है, फिर संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पादन। तो इसमें 5 किस में है? विषय वस्तु में 5 है, ठीक है। विषय वस्तु अक्सर भी 5 ही है। तो कुल 6 × 5 × 6 बराबर 180 कारक इसने बताए हैं, ठीक है। अब आता है केटल, बड़ा इंटरेस्टिंग है केटल वाला। देखो ट्रिक, देखो आप देसी ट्रिक लाते हैं अपन, है ना। तो केटल, केटल से आप याद रख ले केटली, चाय वाली केटली होता है ना, अलग अलग, एक तो वो दूध वाली केटली होती है, एक टुंटी वाली केटली होती है, कोई सी भी ले लो आप, जो इच्छा हो उतना दिमाग में ले लो। तो केटली में
तरल भी होता है और ठोस भी होता है। ये केतली है, मान लो तरल दूध डाल लिया तरल है, घी डाल लिया जम गया ठोस हो गया, ठीक है। या और कोई चीज़ ज़्यादा ठोस डालो, पत्थर डालो, आपकी इच्छा है। तो याद रखना है अपने को तो कि केटल, ये केतली में तरल भी है ठोस भी है, दूध भी है घी भी, ऐसे याद रख लेना अपने, बढ़िया बढ़िया याद रखो ना। और घी भी गाय का है, ठीक है, महंगे भाव का। तो बुद्ध के इस सिद्धांत का प्रतिपादन केटल ने 1963 और 87, 2 सनों में काफ़ी डिफरेंस है, मगर सनों पे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों में कहीं ऐसे बहुत कम ध्यान में है कि पूछा हो कब दिया। वो जो है ना प्रयोग पावलोव वाले, थांडाइक वाले, उनमें जरूर पूछते हैं। तो एक तो तरल लिक्विड फ्लूइड और एक ठोस क्रिस्टल। तो तरल बुद्धि को एक्सपेरिमेंट के जी के समान माना है, तरल है, इधर से उधर जनरल है वो, ठीक है। लिक्विडिटी है तो तरलता क्या होती है, जैसे मान लो पानी आपने डाला इधर उधर फैल गया, ठीक है, रायता नहीं फैलना चाहिए, पानी फैलो बोले। तो तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों, आप बता देना मैं कहीं रायता तो नहीं फैला रहा हूँ ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि अभी आपके पास 2.5 महीने हैं, मन लगा के आराम से आप इसको समझे, रोज आधे घंटा का वीडियो 5-7 दिन में पूरी हो जाएगी। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं 12वीं में, ज़्यादा का मतलब सिलेबस में कमी है मैटर। 11वीं में थोड़ा ज़्यादा था, 11 घंटे में, तो 12वीं मेरे ख्याल से 6 घंटे में हो जाएगी। तो वंशानुगत कारक इसमें काम करता है जीव में, और साथ ही साथ इसका संबंध तर्कणा क्षमता से भी है। आप देखना कि जिन लोगों के पूर्वज परिजन माता पिता ज़्यादा तार्किक होते हैं, बुद्धिमान है, या मान लो ज़्यादा तर्क क्षमता में एक्सपर्ट है, बुद्धि बता के भी अलग अलग है, केवल एक चीज़ से नहीं माप सकते, तो वो उनके संतानों में भी वो मिलेगी लगभग। दूसरी ओर केटल ने बताया कि ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से प्राप्त होती है, ठीक है, ठोस बुद्धि। तो ये ध्यान रखना, ये फर्क पूछा जा सकता है। तरल है, वंशानुगत है, सभी में है। ठोस बुद्धि अर्जित की जाती है। अर्जित कैसे होती है, मान लीजिए एक बालक है, उसके हॉस्टल में रहा वो, ठीक है, कई सालों तक बाहर रहा, अलग अलग जगह घुमा, उसका काम अलग है, तो उसने अलग अलग लोगों को देखा, उसने अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया, भाषा का हो, भाषा सीख ली, अनुभव ले लिए, सामाजिकता ले ली, ये सब अर्जित है, ये वंशानुगत नहीं मिलते। तो व्यक्ति ठोस बुद्धि जो है वो अर्जित है। इसमें वे क्षमताएं आती है जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों से तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। तरल बुद्धि तो काम आती है साथ साथ, और उसका उपयोग करते करते अर्जित करता है। तरल बुद्धि अगर बिल्कुल ही कम है, तरल है ही नहीं, ग्रीस है नहीं, कहते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, तो ऐसे ही ग्रीस उसमें है ही नहीं, ऑलरेडी 0 या डल है, तो वो ठोस बुद्धि भी कहाँ से अर्जित करेगा। तरल बुद्धि, तो केटल का मानना है कि ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि एक सीमा निर्धारित करती है, और इस बात से स्पष्ट किया जा सकता है कि अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता के विकास सीमा द्वारा निर्धारण आनुवंशिक कारकों से किया जाता है। अब कई लोग होते हैं ना, एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाते रहते हैं, कितना ही उनको समझा दो कर लो नहीं मानते, ठीक है। तो उनमें तरल बुद्धि कम है, उनका मेमोरी उतनी है, रैम ही, तो फिर वो आगे जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो तरल बुद्धि भी हालांकि बड़े नहीं बड़े वंशानुगत है, मगर ठोस को बढ़ाया जा सकता है, पर तरल का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो किशोरावस्था में, अब ये देखो, तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है, और ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में होता है। जैसे अनुभव के बाद में, एक किशोरों की जो फीलिंग है, किशोरों की मेमोरी ज़्यादा रहेगी, मगर उनकी फीलिंग्स भावनात्मक रूप से इतने वो नहीं होते, तभी गलतियां कर बैठते हैं। और एक आदमी थोड़ा सा वयस्क होगा, बड़ा होगा, तो वो ज़्यादा समझ पाएगा चीज़ों को, उसने अनुभव ले लिया, और वो अपने आप उसमें धीरे धीरे अनुभव के आधार पर विकसित होती है। तो ये था अपने केटल का। अब गार्डनर वाला अपन अगले वीडियो में पढ़े, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आज एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में पढ़ता हूँ आपके। उस कमेंट के आप देखना जिसके ऐसे आगे से लव का निशान आता ना, वो हार्ट वाला, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब वो मैंने पढ़ा है, और वो जो जिसका चैनल होता है ना, वो ही उसको दे सकता है। लाइक तो मैं भी करता हूँ वाला कमेंट को, कोई और भी कर सकता है, पर ये रेड वाला जो है ना, इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरे वाले कमेंट को देखा है। कई बार नहीं भी कर पाते तो भी देख लेते हैं, कई बार टिक 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 लगा भी देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, यस गुरु ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाकी आप अपने जो है त्रिआयामी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विश्लेषण करते रहिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, धन्यवाद।